जय हिंद बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के बारे में कुछ बेसिक्स, कोशिका की कुछ हिस्ट्री हम लोगों ने देखा था। आज कल हमने आप लोगों को बताया था कि अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेल क्या है। देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक। कोशिका के अंग यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं कोशिकांग। तो कई सारे कोशिकांग हैं, चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो मान लीजिए ये है कोशिका, ठीक। मान लेते हैं ये है कोशिका। तो कोशिका में कई सारे अंग हैं। सबसे पहले ये जो इसकी बाहरी परत है इसे क्या कहते हैं? सबसे पहला है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग हैं, तो उन सबको मतलब वो सारे अंग फैले नहीं, इसलिए बाहर कोई झिल्ली होनी चाहिए ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। मतलब जैसे मान लीजिए कॉपी किताब पेन कलम हम लोगों को रखना है, तो हम उसके लिए एक बैग लेते हैं ना। हमारी बैग नहीं रहेगा, कॉपी किताब पेन सब ऐसे हाथ में ले रहे, कुछ कोई भी चीज़ कहीं भी गिर जाएगी। तो इसी प्रकार उसी हम लोग कॉपी किताब सब कलम पेन जितनी भी चीज़ें सबको एक जगह रखने के लिए हम लोग बैग लेते हैं। उसी प्रकार कोशिका के जितने भी अंग हैं सबको, सभी अंगों को, कोशिका के जितने भी अंग हैं सबको हम लोग एक जगह रखने के लिए कोशिका झिल्ली पाई जाती है कोशिका में, ठीक। ऐसे बहुत सारे हैं। तो इन सारे अंगों को इकट्ठा रखने के लिए पाई जाती है क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल और झिल्ली को कहते हैं मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक। कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली का काम है सभी अंगों को सुरक्षा देना एक तरीके से, ठीक है। सभी अंगों को एक तरह समेट कर रखना। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये बनी होती है प्रोटीन की, ठीक। ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने नंबर 1 जाना कोशिका झिल्ली क्या है। तो ये जो बाहरी परत है ये है कोशिका झिल्ली। ये पादप और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें? पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी, यानी पेड़ पौधों में और सभी जंतु यानी सभी जानवर कीड़े मकोड़े सब में पाई जाती है कोशिका झिल्ली, ठीक। पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका का दूसरा अंग है कोशिका भित्ति। दूसरा कोशिकांग है कोशिका भित्ति। इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है? इसी कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है। ये अंदर वाली है कोशिका झिल्ली और ये जो बाहर वाली है ये है कोशिका भित्ति। सेल वॉल, ठीक। अब इसका काम क्या है? जो सेल वॉल है ये केवल पादपों में पाई जाती है। सेल वॉल जो है वो केवल पादपों में पाई जाती है। इसका काम है सुरक्षा देना। जैसे कोई हल्की चीज़ है तो हम लोग मान लीजिए कोई सामान लेने मार्केट में जा रहे हैं, सब्जी लेने गए हैं, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सब्जी लेंगे तो एक झिल्ली में लेकर चले आएंगे। लेकिन अगर यदि ढेर सारी सब्जियां तो एक के बजाय हम लोग 2 झिल्ली लगा ताकि फटने ना पाए, उसको सुरक्षा देने का काम करते। उसी प्रकार जो ये सेल वॉल है ये सुरक्षा देती है, ठीक। तो जो सेल वॉल है ये केवल पादपों में पाई जाती है, यानी जो केवल पादप कोशिका है इसी में ही सेल वॉल पाई जाती है। हम लोगों की कोशिकाओं में या किसी भी जंतु की कोशिकाओं में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पादपों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती। तो ये हो गए 2। अब हम लोग तीसरा देखते हैं क्या है कोशिकांग। साथ में नोट करते रहिएगा आप लोग भी, ठीक है। जो तीसरा पार्ट ऑफ सेल क्या है वो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये 2 हो गए। तीसरा भी सिम बना देते हैं, ये इसके अंदर पाया जाता है। एम से प्रदर्शित कर दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? जब हम लोग जब सांस लेते हैं तो नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाती है क्या? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन लेते हैं तो वो फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन को खून के माध्यम से दिल को देते हैं, वो खून के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाती कहाँ है, तो ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं को पहुंचती है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने फेफड़ों से ऑक्सीजन लिया, तो ये नाक से ऑक्सीजन लिए, ये फेफड़े तक गए, ठीक। फेफड़ों ने ब्लड के जरिए यानी कि रुधिर खून के जरिए सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। अब कोशिकाओं में ऑक्सीजन कहाँ जाती है, जाके अंदर फैल जाती है? नहीं, जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन होती है वो इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऑक्सीजन दे देता है खून, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसी ऑक्सीजन से माइटोकॉन्ड्रिया जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र। एक साइकिल चलती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र। इसकी खोज सबसे पहले क्रेब्स नाम के विद्वान ने की थी, इसीलिए उनके नाम के आधार पर ही इस चक्र को क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये जो क्रेब्स चक्र है इसमें इसी ऑक्सीजन से बनता है एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है जब इसके 38 अणु हो जाते हैं तो 38 एटीपी मिल करके बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। यानी कि 38 एटीपी से जो है एक ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसी ग्लूकोज से हमें मिलती है ऊर्जा। इसी ग्लूकोज से हमें मिलती है ऊर्जा यानी कि पावर। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंची वो इस इतने लंबे प्रोसेस के बाद तब हमें ऊर्जा मिलती है। तो हम जो ऑक्सीजन ले लेते हैं वो ऊर्जा हमें डायरेक्ट नहीं मिलती, ऑक्सीजन ले लिया ऊर्जा मिल गई, नहीं। ऑक्सीजन लेते हैं उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र के द्वारा बनती है एटीपी। यही एटीपी के 38 अणु आपस में मिल करके बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें मिलती है ऊर्जा। तो ये हो गया कोशिका का तीसरा कोशिकांग जो है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया होगा आई होप आप लोगों को, ठीक। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। किसका? ऊर्जा का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा बनाती है। और हमारे शरीर में जो स्टोर, अभी 2-4 दिन हम लोग खाना ना खाएं तो क्या हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी? थोड़ा बहुत रहती है, तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो संचित इकट्ठा रहती है, हम लोग उसी से धीरे धीरे काम चलाते हैं, ठीक। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। अगला देखते हैं, चौथा क्या है। ये हो गया 3। नंबर 4 पे है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या है इधर लिख लेते हैं, इसे हम जी से प्रदर्शित कर देते हैं गोल्जी बॉडी को, ठीक। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रही है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रही है। अब पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक जितना भी पूरे शरीर के सभी अंग हैं ये कोशिकाओं से ही बने हैं। अब सभी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, ठीक। पूरे शरीर में ऊर्जा बन रही है, लेकिन शरीर के किसी स्थान को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, किसी स्थान को कम ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए पढ़ा रहे हैं हम आपको, तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है? खड़े हैं, पैरों को ऊर्जा की ज़रूरत है, और बोल रहे हैं उससे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है जीभ को, क्योंकि बोल रहे हैं जीभ ज़्यादा काम कर रही है तो उसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। लिख रहे हैं हाथ को भी ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन शरीर के और बाकी अंग जितने हैं इन सब में भी तो ऊर्जा बन रही है, लगातार वो बन रही है। हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, ऊर्जा बन रही है। तो जिसको ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता है और किसी के को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, जो पेट वोट में आसपास जो जितने भी शरीर के अंग है यहाँ सब जो ऊर्जा बन रही है उसको उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे जीभ को इस समय बहुत अधिक आवश्यकता है क्योंकि बोल रहे हैं। तो जीभ इतनी तेज़ी से काम कर रही है कि उसको ऊर्जा बहुत तेज़ी से जो बन रही है स्पीड से। तो कोई तो ऐसा चाहिए कि जिस स्थान, अब इस तरीके से अगर चलता रहा तो इनबैलेंस हो जाएगा ना, कहीं ऊर्जा खूब बन रही है लेकिन वो काम नहीं आ रही, लेकिन कहीं जो बन रही है वो काम में आ जा रही है, यहाँ तक कम पड़ जा रही है, यही हुआ। तो कोई तो ऐसा चाहिए कि जो पूरे शरीर की ऊर्जा को बराबर संतुलन बनाए रखे। तो गोल्जी बॉडी जो है वो इसी परिवहन का काम करता है। क्या करता है? ऊर्जा परिवहन का काम करता है। मतलब पूरे शरीर में से ये ऊर्जा को लेकर के आता है, जीभ को दे देता है कि जीभ तुम काम कर रही हो, लो ऊर्जा। पूरे शरीर की ऊर्जा को ला करके जीभ को दे देता है, तो इसी प्रकार से संतुलन बना रहता है। अब जब हमारा शरीर थकता है तो पूरा शरीर थकता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा रहे हैं तो जीभ थक गया बाकी पूरा शरीर एकदम कुछ भी कर सकते हैं पूरे शरीर से, केवल जीभ से नहीं, ऐसा नहीं होता। थकता है तो हमारा पूरा शरीर थकता है। कोई है धावक दौड़ रहा हो तो उसके पैर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो पूरे शरीर में ऊर्जा बन रही है लेकिन आवश्यकता किसको है? पैर को बहुत अधिक मात्रा में है। तो क्या होगा?
गोल्जी बॉडी क्या करेगा, पूरे शरीर की ऊर्जा को वो ले जा करके पैर को दे देगा, क्योंकि पैर बहुत तेजी से काम कर रहा है। ठीक, तो गोल्जी बॉडी का जो काम हो गया, समझ में आया होगा आप लोगों को, परिवहन, यानी कि ये ऊर्जा को परिवहन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको ले जा करके दे देता है। फिर उसके बाद हो गया पांचवा हो गया वैक्यूल, रसधानी। रसधानी को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। ठीक, वैक्यूल का काम क्या है, जल संग्रह करना। क्या काम है, जल संग्रह करना। हमारे शरीर में 65% जल पाया जाता है। इसका मतलब अगर कोई इंसान 100 किलो का है मान लीजिए, तो उसके शरीर में 65 किलो तो पानी होगा, 65 लीटर, है ना। तो इतना सारे पानी है कहाँ, हमारे पेट में है नहीं, पेट में तो जो केवल पीते हैं 1-2 लीटर वही पानी होता है। तो ये 65 किलो पानी आखिर है कहाँ, तो वही पानी जो है जल संग्रह, यानी कि जो वैक्यूल है, सभी कोशिकाओं के अंदर वैक्यूल में ही पाया जाता है। तो हमारे पूरा शरीर जो है, कहते हैं जो 3 हिस्सा लगभग उसका पानी है, वो कहाँ है, वो इसी वैक्यूल के अंदर संग्रह रहता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो वैक्यूल का राजधानी का काम क्या है, जल संग्रह करना। ये हो गया। अब नंबर 6 पे है सेंट्रोसोम। नंबर 6 पे क्या है, सेंट्रोसोम। इसका काम क्या है सेंट्रोसोम का, इसका काम है कोशिका का विभाजन करना। क्या काम है, कोशिका का विभाजन। सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका का विभाजन। अब ये कहाँ पाया जाता है, ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो में हमने बताया था कि न्यूरॉन की जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन नहीं करती। इसका मतलब उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, क्योंकि अगर सेंट्रोसोम होता तो विभाजन होता। लेकिन जो न्यूरॉन की कोशिका है, ब्रेन में जो न्यूरॉन है उसकी जो कोशिका है, इसमें सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम जो है वो एब्सेंट है, नहीं पाया जाता। इसीलिए न्यूरॉन की जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन नहीं करती। और शरीर लीवर की जो कोशिकाएं हमने बताया था आप लोगों को, तो लीवर में बहुत तेजी से विभाजन होता है। इसका मतलब इसमें सेंट्रोसोम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए लीवर की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत तेजी से विभाजन करती हैं, और न्यूरॉन की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इसीलिए न्यूरॉन की कोशिकाएं जो है वो विभाजन नहीं करती। सेंट्रोसोम में समझ में आ गया। सेंट्रोसोम का काम है कोशिकाओं का विभाजन करना। कितने हो गए, 6। अब देखते हैं 7वां क्या है। सेंट्रोसोम हो गया। कोशिका झिल्ली आपने पढ़ ली, कोशिका भित्ति, माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम। आगे देखते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 7वां है ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सुना है आपने, हिंदी में अंतः परद्रव्य जालिका, अंतः परद्रव्य जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, यहां लिख देते हैं ER। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर बनाते हैं। ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये 2 भाग में होता है। इसका एक तरफ का जो हिस्सा होता है ये स्मूथ, यानी कि चिकना होता है। एक तरफ का हिस्सा जो होता है वो रफ, यानी कि खुरदुरा होता है। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो 2 प्रकार है। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER। SER का काम क्या है और RER का काम क्या है। SER जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ नाम से जो है, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, तो वसा जो होती है वो चिकनी होती है, चर्बी। तो इससे आप लोग याद कर रख सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से बनती है वसा। इस साइड से क्या बनती है, वसा। इधर हम खुरदुरा बना देते हैं जिससे पता चले ये रफ वाला साइड है। ठीक,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से बनती है वसा। जो रफ वाला साइड है, ये रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर पाया जाता है, जो हमने इस तरीके से बनाया है, ये है राइबोसोम। राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए ये वाला साइड जो है वो होता है खुरदुरा। राइबोसोम के कारण ही होता है ये खुरदुरा। तो राइबोसोम अगर पाया जाता है तो राइबोसोम का काम क्या है? आप लोगों को पता होगा, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन बनाना। तो SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से बनती है वसा, और रफ वाला यानी कि RER जो है उस पर पाया जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, इसलिए जो रफ वाले की साइड से बनती है प्रोटीन। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कोशिकाओं का कंकाल भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है कोशिकाओं में इस प्रकार से इधर उधर करके ढेर सारा फैला हुआ होता है। ठीक, कोशिकाओं के अंदर ये फैला हुआ होता है, ये कोशिकाओं को कंकाल की तरह काम करता है। ठीक है, कोशिकाओं को यदि मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया, अगर हमारे शरीर में मान लीजिए कंकाल ना हो तो क्या होगा? पूरा शरीर, अब सिर्फ कंकाल ना हो, सिर्फ चमड़ी हो तो आपस में चिपक जाएंगी, चिपटी हो जाएंगी, पूरा शरीर चिपटा, लेकिन कंकाल ही हमारे शरीर को एक आकार प्रदान कर रहा है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कोशिकाओं को आकार प्रदान करता है। ठीक, ये हो गया 7वां नंबर अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आगे देखते हैं हम लोग 8वां क्या है। अब आपने जाना कि इसके ऊपर पाया जाता है राइबोसोम, तो राइबोसोम के बारे में भी जान लेते हैं। राइबोसोम अगला 8वां है राइबोसोम। राइबोसोम का काम तो आप लोगों को बता दिया कि प्रोटीन बनाना। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन बनती है। अब प्रोटीन बनती है तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। रफ वाली साइड पे राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम जो है वो 2 प्रकार का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। ये 2 प्रकार क्यों? छोटा बड़ा होता है इसीलिए 2 प्रकार। लेकिन ये जो इसको छोटा बड़ा नापा जाता है इसके आकार पे नहीं, बल्कि ये सेडिमेंटेशन के से नापा जाता है। से किसे नापा जाता है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का ही S 70 और 80 के आगे लगा हुआ होता है। इसी सेडिमेंटेशन का S जो है ये 70 और 80 के आगे लगा हुआ होता है। सेडिमेंटेशन क्या है? जैसे मान लीजिए एक कोई बर्तन है, इसके अंदर हम पानी डाल दें। पानी डालने के बाद जब हम पानी डाल देंगे तो इसमें मान लीजिए हम राइबोसोम डाल दें, एक 70S वाला एक 80S वाला। जो पहले नीचे बैठ जाए, हम ये मान ले, वो देखने में भले ही बड़ा हो या भले ही छोटा हो, लेकिन जो पानी में पहले बैठ जाए हम ये मान लेते हैं कि सेडिमेंटेशन से वो बड़ा है, और जो बाद में बैठे हम ये मान लेते हैं कि सेडिमेंटेशन से वो छोटा है। तो जब हम राइबोसोम को पानी के अंदर डालें तो जो 80S वाला है वो पहले बैठ जाएगा और जो 70S वाला है वो बाद में बैठेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेडिमेंटेशन क्या है, यानी कि पानी में जो जल्दी बैठ जाए वो सेडिमेंटेशन के हिसाब से बड़ा है, यानी कि 80S है, और जो बाद में बैठे वो 70S है। ठीक, 80S कहाँ पाया जाता है और 70S कहाँ पाया जाता है? जो 80S है ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आप लोगों को आगे बताएंगे कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो 70S वाला ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जो 80S वाला है ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक अभी थोड़ा सा जान लीजिए, बस इतना कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमें बहुत छोटे होते हैं, जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इन लोगों इन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, और यानी कि हम लोग जो बड़े जीव हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, वो होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक, इतना बस एक छोटा सा अंतर जान लीजिए, बाकी आप लोगों को आगे बता देंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये हो गया राइबोसोम। अब 9वां क्या है? हम लोगों ने जाना माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। अगला 9वां देखते हैं, होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम के पहले हम लोग जान लेते हैं न्यूक्लियस। इसमें पाया जाता है मध्य में एक न्यूक्लियस, उसके बाद लाइसोसोम। ठीक है, तो हम लोग 9वां जान लेते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक केंद्रक क्या है? इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल जो है, ब्रेन ऑफ सेल
न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो न्यूक्लियस है ये कोशिका के सभी कोशिकांगों पर ध्यान रखता है कि कौन अपना काम ठीक से कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, जितने भी ये कोशिकांग है इसी न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहते हैं। तो इसे ब्रेन ऑफ सेल यानी कि कंट्रोलर कहा जाता है, क्योंकि इस सभी कोशिकांगों को कंट्रोल में रखता है। इसी के अंदर जो है डीएनए, आप लोगों ने सुना होगा डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे बताएंगे डिटेल से। फिलहाल ये जानिए कि न्यूक्लियस, अभी हम कोशिकांग पढ़ रहे हैं तो कोशिकांग के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस को जो कोशिकाओं का ब्रेन कहा जाता है, कंट्रोलर है ये, क्योंकि इस कोशिका के सभी अंगों के ऊपर कंट्रोल इसका होता है। ये सबको देखता है कि अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं करते तो उसको डांटता है कि काम ठीक से करो। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए, क्रोमोसोम, आरएनए पाया जाता है। आगे देखते हैं, ये हो गया 9। 10वां क्या है? दसवां होता है लाइसोसोम। अभी हमने आप लोगों को बताया, तो नंबर 10 पे है लाइसोसोम। लाइसोसोम। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जिसके कारण इसके बाकी पार्ट को हम अगले भाग में देखेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो पार्ट बचा हुआ उसको हम लोग अगले भाग में देख लेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।